केंद्रक कहते हैं हिंदी में इसको हम लोग। तो देखो, सपोज करो एक हमने एक ट्राइंगल बनाया। ये एक ट्राइंगल है, ए बी और सी। और हमने क्या किया कि इसके तीनों ही शीर्ष से वर्टेक्स, ये जो ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शीर्ष कहते हैं। तो यहां से हमने क्या किया कि एक मीडियन ड्रॉ किया, एक मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन को हम लोग हिंदी में कहते हैं माध्यिका। ये क्या ड्रॉ किया, एक मीडियन। मीडियन हिंदी में इसको हम कहते हैं माध्यिका। तो ये माध्यिका करता क्या है, जैसे हमने यहां मान लो कि यहां पे पॉइंट आ गया ये डी, ठीक है। तो जो ये ए डी है ये एक माध्यिका है। तो माध्यिका करता क्या है कि ये त्रिभुज को दो बराबर इक्वल एरिया में बांट देता है। यही मेन चीज याद रखना है, बांट देता है। मतलब कि जैसे मान लो कि एबीसी ट्राइंगल, पहले मान लो कि ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का था। हमने जैसे ही मीडियन ड्रॉ किया ये 12-12 में टूट गया, इक्वल भाग में विभाजित कर देता है माध्यिका। एरिया ट्राइंगल को दो बराबर भागों में, बराबर एरिया में विभाजित कर देता है। अब हमने क्या किया, एक दूसरा माध्यिका यहां से ड्रॉ किया बी से। उसने जो है एसी को कट किया ई पे। इसी तरह से हमने एक तीसरी माध्यिका ड्रॉ किया सी से, जिसने यहां एफ पे कट किया ए बी को। तो जब हम तीनों माध्यिका मिला देंगे तो ये त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 6 बराबर भागों में बट जाएगा। समझ गए? तो माध्यिका का एक तो काम क्या है, त्रिभुज को बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। दूसरा, माध्यिका जब आप ड्रॉ करते हो, जैसे ए से डी पे ड्रॉ किया, तो विपरीत भाग में जिस भुजा पे ये पड़ता है, जैसे यहां पे डी पे है, तो ये दो बराबर भागों में बांट देता है। ये यहां पे मिड पॉइंट बन जाता है, बीच मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। डी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। ऐसे यहां पे एफ क्या होगा, मिड पॉइंट। यहां पे ई क्या होगा, मिड पॉइंट। मतलब यदि हमारा बी से लेके सी मान लो एक्स है, या ए मान लो, ए है, हम लोग ए मानते आए हैं, ए है साइड, तो ये कितना हो जाएगा, बी से डी ए बाई 2 और डी से सी ये भी ए बाई 2। तो माध्यिका का दूसरा जो है प्रॉपर्टी क्या हो गया कि माध्यिका भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। मीडियन कट्स द साइड इनटू इक्वल पार्ट, डिवाइड द साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इतना नोट करो पहले। जो इंग्लिश में नोट करते हैं वो ये नोट करना, मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल हाफ एंड median divide the side into 2 equal parts। ठीक है ना, this D is behave as a midpoint। इतना नोट करो आप।
कर लिया कॉपी? चलिए आगे बढ़िए। मान लो इस पे एक क्वेश्चन हम आया हुआ एक क्वेश्चन है, इस पे देखो कि एक ट्राइंगल दे दिया, ए बी सी और ए डी बी ई एंड सी एफ आर द मीडियन। ये मीडियन है, माध्यिका है। तो आपसे ऐसे पूछ ले, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ये मान लो, अच्छा यहाँ पे आई मान लो ये है, ठीक है, ओ मान लेते इसको हम लोग। एंड त्रिभुज ए ओ सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। इंग्लिश में इसको लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल AOC। करो इसको। आया किसी का आंसर? देखो, आपने जैसे इसने कह दिया कि ADCF एंड B मीडियन है, तो आप ये जानते हो कि ये एक एरिया 2 3 4 5 6 जो ये ट्राइंगल है, ये 6 कैसे होंगे? इक्वल एरिया के होंगे। यदि आप तीनों मीडियन ड्रॉ कर दोगे, माध्यिका ड्रॉ कर दोगे, तो त्रिभुज आपका 6 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो बढ़ गया। अब इसमें से इसने हमें क्या पूछा कि ABD का रेशियो, एरिया का रेशियो AOC के एरिया के रेशियो से बताओ। तो ABD देखो कौन सा है, ABD इतना। इसमें कितने ट्राइंगल है? 1 2 3, तो 3 त्रिभुज के एरिया के बराबर है ये। और AOC इसमें 2 त्रिभुज आ जाएगा, तो 2 त्रिभुज के एरिया के बराबर है ये। तो आपका रेशियो क्या आ गया? 3:2। भाई सारे जो छोटे छोटे हैं 6 इक्वल है, तो ABD में 3 ट्राइंगल है, AOC में 2 है, तो 3:2 आएगा एरिया। ठीक है, किसी को इसमें कोई कष्ट तो बताओ, कोई कष्ट? AOC ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, तो 2 ट्राइंगल है ना इसमें। देखो, एक ये वाला, तीसरा और एक चौथा। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया हमें। अब देखो, जहां पे ये तीनों माध्यिका मिला है, BCECF और AD, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं केंद्रक या मीडियन। इसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, सेंट्रॉइड। केंद्रक कहते हैं, या इसी पॉइंट को हम कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड, 3 मीडियन जहां पे मिलता है वो सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को आप।
चलिए इसके बाद आप आगे चलिए। कई बार क्या होता है कि आपको क्या करेगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, एक ट्राइंगल बोलेगा कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल के तीनों मीडियन को आपको दे देगा, उसकी लेंथ दे देगा आपको ए बी सी। मान लो इसमें मीडियन हमने ड्रॉ किया एक, दिस वन, मान लो इस मीडियन का नाम हमने दे दिया M1। मान लो ये कुछ पर्टिकुलर सेंटीमीटर का है, कुछ 6 7 10 जो भी है। एक दूसरा मीडियन हमने ड्रॉ किया और इसका नाम सपोज करो हमने दे दिया M2, और तीसरा हमने ड्रॉ किया, इसका नाम दे दिया हमने M3। तो जब आपको तीनों मीडियन की लंबाई दिया हो, तीनों माध्यिका की लंबाई दिया हो, तो आपसे पूछेगा कि बताओ इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, जब तीन माध्यिका और उसकी लंबाई दी हो, और उसकी लंबाई दी गई हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। if the length of all three medians are given, then find the area of the given triangle। उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, तो तीन मान लो M1 है आपका दिया हुआ, और दूसरा आपका if all the three, लिखो, if all the three medians are given with their length, then find the area of the triangle, ठीक है। तो मान लो M1 लेंथ है एक का M2 है, और एक का M3 सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी हो। तो हम पहले क्या करते हैं इसमें, जैसे हम लोग स्केलन ट्राइंगल का, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। जैसे तीन भुजा दिया हो A B C, तो क्या करते हो, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हो ना। तो वैसा ही इसका एक हीरोन फॉर्मूला की जैसा ही है कि हम पहले सेमी इसका मीडियन निकालेंगे, सेमी मीडियन। तो वो कैसे निकलेगा, M1 प्लस M2, जैसे यहां पे क्या करते थे A प्लस B प्लस C बाई 2, वैसे ही M1 M2 M3 अपॉन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये निकल आएगा आपका सेमी मीडियन। अब आप निकालेंगे क्षेत्रफल, एरिया। तो वो क्या होगा, 4/3 अंडर रूट SM सेमी पेरीमीटर, ठीक है, फिर SM माइनस M1 SM माइनस M2, ठीक वैसे ही जैसे हम हीरोन्स फॉर्मूला निकालते हैं वैसे ही SM माइनस M3। तो ये निकल जाएगा आपका एरिया। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। पहला फॉर्मूला ये था आपका, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर उसके हेल्प से एरिया निकालेंगे। 4/3 अंडर रूट SM माइनस M1 SM माइनस M2 SM माइनस M3। नोट कर लिया। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो, यदि किसी त्रिभुज के तीनों
माध्यिकाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर हो। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इंग्लिश में लिख लो, इफ लेंथ ऑफ all the three medians of a triangle is 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter is given, then find area of the triangle। किसने बोला 8 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। चलो और कोई? yes. देखो तो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन कि हमारा m1 जो है उसने 3 दे दिया, m2 उसने हमारा 4 दे दिया और m3 हमारा उसने 5 दे दिया। तो सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 + 4 + 5/2। तो क्या हो जाएगा ये 5 3 8 4 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आएगा 4/3, ठीक है। और उसके बाद 6 में से 3 माइनस करो, फिर 6 में से 4 माइनस करो, 6 में से 5 माइनस करो। तो 4/3, 6 गुने 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। इस 6 को हम 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, है ना, या 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये तो 1 6 बाहर आ जाएगा। तो 4/3 गुने 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, इजी था। तो इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है या आपको ऐसे ही मीडियन डाल के एरिया का रेशियो पूछ लेगा, ऐसे ही कुछ करेगा, या सीधा सेंट्रॉइड का डेफिनेशन का दे देगा चारों में कि चारों ऑप्शन में कि मीडियन सेंट्रॉइड क्या होता है या केंद्रक क्या होता है। ठीक है, चलो अब आप हेडिंग डालो ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। हेडिंग डालिए ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग लंब केंद्र, लंब केंद्र। देखिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। एक ट्राइंगल लिया हम लोगों ने, फिर हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये शीर्ष, और ये सी है वर्टेक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए से होते हुए एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, ए से होते हुए हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे कि जो विपरीत भुजा पर लंब हो, परपेंडिकुलर हो। तो ठीक है ना, परपेंडिकुलर हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा कि ये जहां पे लाई करेगा, मान लो ये डी पॉइंट जहां पे आया तो वो बी और सी को इक्वल भाग में बांट देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस ये लंब होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुआ। ये एडी क्या होगा, लंब होगा।
डी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बी और सी को इक्वल भाग में बांटे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मान लो त्रिभुज ऐसा होगा, ऐसा है ना, तो यहां पे आएगा लंब। देखो ये बराबर भाग में तो नहीं बटा, ये वाला जो भुजा है साइड है बराबर भाग में तो नहीं बटा। तो लंब केंद्र क्या करता है, बस अपोजिट भुजा से, अपोजिट वर्टेक्स से, शीर्ष से हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं अपोजिट भुजा पर, साइड पर, कि वो परपेंडिकुलर हो, लंब हो। ठीक है, फिर हम क्या, इसको, ये क्या है तुम्हारा, ये, इसको हम ये भी कह देते हैं कि हमने हाइट ड्रॉ किया, हाइट, HEIGHT, हाइट या एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। तो जब आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तीनों वर्टेक्स से, यहां से भी ड्रॉ कर लो, ऐसा ही एल्टीट्यूड यहां से भी ड्रॉ कर लो, सी से इधर, ठीक है, डी, ई और ये एफ। तो तीनों एल्टीट्यूड जहां पे मिलेंगे, ये पॉइंट, इसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, इसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र, लंब केंद्र। क्लियर है ये बात? अब देखो इसमें एक दो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। पहला क्या है कि आप यदि एंगल ए ले लो, ये वाला एंगल पूरा एंगल ए, ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल, देखो ध्यान से, बी ओ सी, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, एंगल ए के अपोजिट ये वाला एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होना चाहिए हमेशा। ऐसे ही आप देखो, यदि मैं एंगल बी ले लूं तो बताओ यहां पे कौन सा एंगल लूंगा, दूसरा एंगल क्या होना चाहिए। यदि मैंने पहला ले लिया एंगल बी, ये वाला एंगल, तो दूसरा इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी ऐड होके 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही आप थर्ड ले लो, तो एंगल सी, तो इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा, एंगल सी के विपरीत एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, तो ये दोनों भी ऐड होके 180 डिग्री होंगे। बोलो क्लियर हुआ? ये नोट कर लीजिए इसको, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है जनरली। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देखो, इसी का एक और प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। इस समकोण त्रिभुज में यदि हम निकालें ऑर्थो सेंटर, ठीक है, समकोण त्रिभुज में यदि हम ऑर्थो सेंटर निकालेंगे तो वो पूछता है कि ऑर्थो सेंटर कहां पे आएगा। देखिए
तो यदि आप यहाँ से ऐसे डिवाइड करोगे, ऐसे यहाँ से एल्टीट्यूड लोगे, फिर यहाँ से लोगे, फिर यहाँ से लोगे, तो ये ऑर्थो सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, R/2 पे। ये याद है, ये जो है, इसको आप हाइपोटेनियस लेते हो ना, कर्ण लेते हो कि नहीं, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस के आधे पे जो है आपका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो यदि आप यहां से इसके बीच और इसके, ये तीनों का देखोगे तो ये दूरी सेम होगा। मान लो उसको तुम रेडियस r मान लो, तो ट्राइंगल बनाओगे तो सर्कल बनाओगे तो ऐसे सर्कल बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसमें पूछता क्या है आपसे कि ऑर्थो सेंटर, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसका ऑर्थो सेंटर जो है उसके सबसे बड़े कोण के विपरीत होता है। तो समकोण त्रिभुज में देखो, सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होगा, इसके ठीक विपरीत ऑर्थो सेंटर लाई कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसा कहां पे होता है? समकोण त्रिभुज में, यही पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने सारे को जितने भी सेंटर होते हैं ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। एक ट्राइंगल में कितने सेंटर होते हैं उनके ऊपर हमने सब कुछ कर लिया है। मैंने आपको सर्कल के सारे जितने भी थे रूल वो करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो रेगुलर पॉलीगन के ऊपर आता है। हेडिंग डालेंगे रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। इसको हिंदी में हम कहते हैं समबहुभुज, समबहुभुज, समबहुभुज। सर हाँ बोलो। हाँ, ये जो ऊपर जो क्वेश्चन पूछते हैं बोला है, वो मतलब एक बार दोबारा समझा दीजिए। इसमें ये पूछता है कि ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें ऑर्थो सेंटर उसके जो उस ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा एंगल है उसके ठीक विपरीत लाई करता है, विपरीत होता है ऑर्थो सेंटर, इस 90 डिग्री के ठीक सामने यहाँ पे है। तो ऐसा समकोण त्रिभुज में होता है ना, समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो उसका सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री, उसके ठीक अपोजिट में कौन होता है? ऑर्थो सेंटर। अभी क्लियर है क्या? जी सर। ठीक, चलिए। तो हम लोग थे रेगुलर पॉलीगन पे, समबहुभुज। देखो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलीगन होता क्या है, बहुभुज क्या होता है। क्या होता है बहुभुज, कोई बताएगा? सुनिए, बहुभुज हम एक ऐसे आकृति को कहते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप को कहते हैं, जो बहुभुज क्या होगा? एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप या आकृति फर्स्ट जो क्लोज्ड हो, बंद आकृति हो, बंद आकृति हो, क्लोज्ड हो। दूसरा, जिसमें एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट 3 साइड हो, 3 साइड हो। क्योंकि 2 साइड यदि होगा, मान लो 2 साइड है, 2 साइड कभी देखो बंद आकृति बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा, उसका ये वाला पार्ट खुला रह गया। देखो 3 होगा साइड, तभी ये बंद आकृति बना। देखो ये बंद हो गया ना, ये एरिया पूरा। तो इसका मतलब सबसे छोटा पॉलीगन कौन है? ट्राइंगल, है ना। सबसे या स्मॉलेस्ट पॉलीगन, सबसे छोटा बहुभुज कौन है? ट्राइंगल, ठीक है। क्योंकि बहुभुज अभी तक आपने ऐसा पढ़ा होगा जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। तो बहुत सारी भुजाएं हो तो कितनी भुजाएं हो? कम से कम
ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती हैं, कम से कम 3 होनी चाहिए, और वो आकृति भी क्लोज होनी चाहिए। मान लो कोई कहे कि सर देखो 1 2 3, सर 3 भुजा है लेकिन ये क्लोज नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है, ये एक बहुभुज नहीं है। तो आप बहुभुज का मीनिंग समझ गए। अब इसमें एक दूसरा जो आप देखो वर्ड है वो है सम, रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है? सम का या रेगुलर का मतलब होता है फर्स्ट ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरा यदि ऑल साइड इक्वल होंगे तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऐसा बहुभुज या ऐसा कोई भी आकृति जो बंद हो, जिसमें कम से कम 3 भुजाएं हो और उसकी सारी साइड कैसी हो, इक्वल हो, सारे एंगल भी इक्वल हो, तो उसे हम कहेंगे कि एक रेगुलर पॉलीगन है। क्लियर? तो रेगुलर पॉलीगन में आपसे पूछता क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है डायगोनल। डायगोनल, डायगोनल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? विकर्ण। हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण। जैसे मैं कहूं कि मान लो ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसमें ये एक विकर्ण होगा, होगा कि नहीं? और एक विकर्ण ये होगा, 2 विकर्ण होंगे। तो आपको ऐसे किसी भी बहुभुज का विकर्ण पूछ सकता है, डायगोनल पूछ सकता है। तो हम डायगोनल निकालने का देखो क्या फॉर्मूला है। तो डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो वो है n माइनस 3 अपॉन 2, n माइनस 3 अपॉन 2। तो आप किसी भी बहुभुज का विकर्ण निकाल लोगे। तो मान लो पहला बहुभुज कौन है? ट्राइंगल। तो इसमें कितने विकर्ण होते हैं बताओ? ट्राइंगल में कितने डायगोनल होंगे, कोई बता सकता है क्या? यहां पे कोई देखो, एक कोने से दूसरा कोना कोई होगा ही नहीं, तो डायगोनल 0 होगा इसमें। तो इसमें देखो फॉर्मूला में रख के जो n है ये है साइड, ठीक है? तो आप 3 है ना, तो 3 और यहां 3 माइनस 3 0, तो डायगोनल कितने होंगे ट्राइंगल में? 0। अब आप स्क्वायर में आ जाओ या रेक्टेंगल में, तो आप जैसे इसमें n का वैल्यू 4 रखोगे, साइड 4 है ना इसमें, 1 2 3 4, 4 रखो, तो 4 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 बाई 2 करोगे ना, तो 4 माइनस 3 1 यानी 2। देखो 2 होगा कि नहीं डायगोनल? तो आपसे ये ऐसे पूछेगा कि एक बहुभुज है, लिख लो क्वेश्चन के फॉर्म में, एक 10 भुजा वाले बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे? इंग्लिश में लिख लो, फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए polygon, in a polygon of 10 sides। 10 sides। बताओ भाई, कौन बताएगा? तो हम नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे n जो कि है 10, फिर n माइनस 3 अपॉन 2, ये कट गया तो ये आया 5, तो 5 और 10 में से 3 गया तो 7, यानी कि 35। तो 35 डायगोनल विकर्ण होंगे ऐसे बहुभुज में जिसमें कुल भुजाएं कितनी हैं? 10। ठीक है, सब निकाल लोगे अब ये। नेक्स्ट पे आओ।
आएंगे, रोम्बस पे भी आएंगे, अभी तो ट्राइंगल की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, रोम्बस में कितने वो होंगे, डायगोनल कितने होंगे? जी तो रोम्बस में 4 साइड होता है, तो 4 साइड होगा तो कितना होगा, एन 4 रख लो। सेम हो हाँ, एन की वही वैल्यू होगा 4 रखो ना रोम्बस में, तो 2 होगा। एन की वैल्यू, रोम्बस क्या होता है, ये होता है रोम्बस, सेम वही होगा है ना। बस अब बहुभुज के बस ये जो वो होता है वर्ग, स्क्वायर जो होता है ना, उसमें 90 डिग्री होता है, इसमें ये 90 डिग्री नहीं होता है, झुका हुआ रहता है, बस इतने का हुआ है। बाकी हम रोम्बस के बारे में आगे पढ़ेंगे, सर। समानांतर चतुर्भुज। हाँ तो बोलो। इसका क्षेत्रफल भी तो एरिया भी तो सेम होगा ना, वन किसका? बाई टू किसका? एरिया का फॉर्मूला अभी बहुभुज का नहीं, पॉलीगन का। पॉली हम आएंगे, अभी अभी आएंगे, देखो सुनो। यदि किसी पॉलीगन का एरिया पूछेगा तो उसका नाम बोलेगा, हम है ना ऐसे नहीं निकाल पाएंगे एरिया, समझ गए। हम एरिया ट्राइंगल का निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं, हम रोम्बस का निकाल सकते हैं, ट्रपीजियम का निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं बोलेगा कि एक भुजा 10 है तो उसका साइज वो बताओ, एरिया बताओ। तो इसमें देखो पूछेगा क्या क्या, एक तो डायगोनल पूछता है, दूसरा इसमें क्या पूछता है, दूसरा इसमें आपसे पूछता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, सभी अंतः, है ना, कोणों का योग। एक बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा। ठीक है, देखिए, तो सभी अंतः कोणों का योग होता है इसमें, इसका फॉर्मूला मैं यहां नीचे लिखता हूं, 180 डिग्री n-2। आप इसमें सॉरी, इसको हमने इसको दिखा दिया n थीटा आई, मतलब थीटा आई का मतलब इंटरनल एंगल, ठीक है। सॉरी। तो सभी इंटरनल एंगल को जोड़ेंगे तो वो इतना होगा 180 डिग्री n-2। अब आप देखो ट्राइंगल, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम देखते हैं फॉर्मूला में रख के कि क्या ऐसा होता है ट्राइंगल में। तो 180 और n3-2, तो क्या 180 डिग्री आएगा, आ गया। रेक्टेंगल या स्क्वायर ले लो, स्क्वायर लोगे तो क्या होगा, 180 डिग्री 4-2, n4 होगा इसमें, तो 180, 4 में से 2 गया 2, 360 डिग्री। तो आप ऐसे किसी भी बहुभुज का निकाल सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का योग। जैसे एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है n=5, ठीक है ना, 5 भुजाओं वाले बहुभुज का के अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 180 और 5-2, तो 180 इंटू 5 में से 2 गया 3, 18 54, 540 डिग्री। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और है, मैं आपको लिखवाता हूं, पहले आप इसको नोट करो।
चलिए, तो एक क्वेश्चन लिखो। सर हाँ बोलो। जो ये जो क्वेश्चन पूछा था ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ये डायरेक्ट तो पूछा जाएगा नहीं तो कुछ घुमा के पूछ देखो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि इफ देयर इज 5 साइड देन फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना। या कैसे पूछेगा, एक मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। यदि एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1620 डिग्री हो तो ज्ञात करें कि बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, कि बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं होंगी। ठीक है, इंग्लिश में सुनो। फाइंड टोटल साइड ऑफ अ polygon if sum of its interior angle is 1620। बताओ। 11 बजाय और कोई 11। देखिए, जिसका नहीं निकला तो हम क्या निकालेंगे। हमें इसने कहा, हमें जैसे इसने कहा सम ऑफ ऑल एंगल, कुल भुजाओं का योग, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, 180 n-2। तो हम देखेंगे कि यार ये टोटल सम तो दे दिया मुझे 1620 डिग्री, ठीक है, 180 और n-2, ठीक है। तो आप इसको काट लो, 0 से 0 गया, 18 निम 62 से 162, तो n-2, ये 2 इधर ले आओ, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। तो कुल 11 भुजाएं होंगी। तो एक दूसरा इस तरह से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तीसरा एक और तरीका है, क्या पूछ सकता है उसमें, देखो। तीसरा इसको पूछने का तरीका है, क्या किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का माप 1400 डिग्री हो सकता है। इंग्लिश में लिखो, इज इट पॉसिबल that a polygon sum of all the interior angles of a polygon is 1400 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है, बताओ भाई। तो देखो सेम वही क्वेश्चन है, बस घुमाया है क्वेश्चन को थोड़ा सा, तो कोई इसमें घूमने की जरूरत नहीं है,
क्या करेंगे सॉल्यूशन हम, देखो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। हमें तो सीधा पता है कि भाई सम ऑफ सभी अंतः कोणों का योग 180 n-2 होता है। तो सभी अंतः कोणों का योग ये कह रहा है 1400। ठीक है भैया, मैं 1400 लिख लेता हूं। 180 n-2, देखो 0 से 0 उड़ गया, 2 से काटो, 2 नहीं 18, 2 सत्ते 14 और 0, n 9 नीचे आ जाएगा। तो n-2 इक्वल टू कितना होगा, 70/9। ये 2 उधर जाएगा तो n कितना आएगा, 70/9 प्लस 2। अब जब आप इसे फाइंड करोगे तो देखो 70 से 9 कभी कटेगा ही नहीं। जब ये कटेगा नहीं तो पॉइंट में आएगा। मान लो ये पॉइंट 9.5 आया 2 मिनट के लिए, ठीक है ना, या कुछ भी आया, ये पॉइंट में आएगा। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या भुजा पॉइंट में हो सकता है? भुजा किसी भी बहुभुज का 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6.5 भुजाएं हो सकती है क्या? 9.5 भुजाएं हो सकती है क्या? नहीं। इसका मतलब ये एंगल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी बहुभुज का सभी अंतः कोणों का योग 1400 डिग्री सेल्सियस 1400 डिग्री हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई बहुभुज नहीं बन सकता। क्लियर है ये बात? जी सर। नोट कर लीजिए। कर लिया कॉपी? चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फटाक से आंसर देना है बिना कैलकुलेट किए हुए, ठीक है? क्या किसी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम 120 डिग्री हो सकता है क्या? बोलो बिना कैलकुलेट किए, बोलो जल्दी से, हो सकता है क्या 120 डिग्री? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? डिवाइड नहीं होगा सर। अरे क्योंकि सबसे छोटा पॉलीगन कौन है? ट्राइंगल, उसका 180 होता है, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता ना। 180 से तो कम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 180 से जितना बड़ा होगा 360 बड़ा होगा, कम तो होगा ही नहीं, ठीक है? 360 करना सर, बड़ा भी तो कितना होगा? बड़ा तो कितना भी हो सकता है, जो नहीं है 360 ही, कितना भी हो सकता है। भाई आपने अभी 540 निकाला 5 भुजाओं का, ठीक है? तो अंतः कोणों का योग 360 ही नहीं होता मैक्सिमम, वो कितना भी हो सकता है। कम से कम 180 होगा, क्योंकि सबसे छोटा ट्राइंगल है, 3 भुजाएं हैं तो 180 डिग्री। इससे कम यदि है, मैं कहूं क्या 90 डिग्री हो सकता है, आप बोलोगे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 भुजा के लिए कम से कम 180 डिग्री होगा, 180 से छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है? चलिए अब आप आओ इसके तीसरे क्वेश्चन पे, जो तीसरा क्वेश्चन यहां से उठता है, एक डायगोनल का, एक इंटीरियर एंगल का। अब आ जाओ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सभी बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। Sum of all exterior angle of a triangle. सभी बाह्य भुजा कोणों का योग, सभी बाह्य भुजाओं कोणों का योग
कोणों का योग। अब एक बात देखो, सुनो, हमने क्या देखा था, एक ट्राइंगल है जैसे मान लो, तो इसके सभी इंटीरियर एंगल, अंतः केंद्र, अंतः कोणों का योग कितना था, 180 डिग्री। ध्यान से एक बात देखो, यदि 4 भुजाएं होंगी तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। यदि 5 भुजाएं हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। क्या आपको समझ में आ रहा है कि यदि भुजा 3 था, 4 था, 5 था, जैसे जैसे भुजा बढ़ेगा वैसे वैसे अंतः कोणों का योग बढ़ता जाएगा। ये ध्यान रखना, इसको उलट फेर करके पूछ लेता है कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल एंगल, देखो मैं इसको ना इस वाले साइड को ऐसे बढ़ा देता हूं, इसको ऐसे बढ़ा देता हूं और इसको ऐसे, तो ये हो जाएगा बाह्य कोण। ये तो इसका यदि मैं योग निकालूंगा तो कितना आएगा, वो आएगा 360 डिग्री। इसमें ,360 डिग्री, इसमें भी आएगा 360 डिग्री। मतलब क्या कि जितने भी एक्सटर्नल, आप भुजा कितना भी हो जाए लेकिन एक्सटर्नल एंगल का योग चेंज नहीं होता, उसका हमेशा 360 डिग्री ही होगा। क्योंकि पूरा घुमाओगे तो आप गोल ही, तो पूरा 360 ही होगा, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का अंतः कोणों का योग जैसे जैसे भुजा बढ़ेगा वैसे वैसे उसका योग बढ़ जाएगा, लेकिन बाह्य कोणों का योग, एक्सटर्नल एंगल का जो सम है वो हमेशा 360 डिग्री ही होगा, वो ज्यादा ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, ठीक है। तो एक बात तो आपने यहां से ये सीख लिया जो पूछता है एग्जाम में। दूसरा क्या पूछता है कि आपको बोलेगा वो कि ऐसे कि मान लो आपसे ऐसे बोलेगा कि 60 डिग्री क्या किसी बहुभुज के एक बाह्य कोण का मान हो सकता है, बाह्य कोण का मान हो सकता है। थीटा एक्सटर्नल किसी एक एंगल का, किसी भी बहुभुज में क्या कोई एक एंगल 60 डिग्री का हो सकता है क्या? तो हम क्या करेंगे, देखो, तो हमें एक्चुअली में निकालना है भुजा, तो हम क्या करेंगे, देखो n इक्वल टू 360 और एक एंगल इतना है ना, तो एक एंगल से डिवाइड कर दो, तो 6 6 36, मतलब ये 6 भुजाओं का बहुभुज है, तो कट गया, इसका मतलब ये पॉसिबल है। लेकिन सपोज करो मैं ऐसे दे देता, क्या 15 डिग्री पॉसिबल है? तो हम निकालेंगे n, 360 बटे 15, तो कटेगा क्या, देखो तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, यस कट गया, तो ये भी पॉसिबल है। क्या रुको 80 डिग्री पॉसिबल है? तो हम फिर n निकालेंगे, 360 बटे 80, 2 चौके 4 दूनी 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 निम 36, 9/2, 4.5 पॉसिबल है क्या? ये नहीं है। तो किसी भी बहुभुज का एक एक्सटर्नल एंगल 80 डिग्री नहीं हो सकता,
15 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। क्या ये बात समझ में आया? आपको एक एंगल दे देगा और बोलेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि बताओ इस चारों ऑप्शन में से कौन सा एक बहुभुज का एक्सटर्नल बाह्य कोण है। तो आप क्या करोगे, 360 से डिवाइड करोगे, 360 को डिवाइड करोगे, उन चारों ऑप्शन में से जो जिससे डिवाइड हो जाएगा वो पॉसिबल है। ये बात समझ में आया क्या सभी को? तो दूसरा ये तरीका है जो आपसे पूछेगा, नोट कर लीजिए आप। तो आपका ये पॉलीगन भी खत्म हो गया। अगले दिन हम जो है ट्रेपीजियम, क्या इसी का इंग्लिश में करो। इंग्लिश में आप लिखो, इज इट पॉसिबल दैट एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 80 डिग्री। ठीक है, तो जब आप ऐसे फाइंड करोगे सॉल्यूशन तो वो डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स नॉट पॉसिबल। चलो, तो ये हमने रेगुलर पॉलीगन कर लिया यहां तक। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्रेपीजियम, समांतर चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ठीक है, ये सब सारा जो है पढ़ लेंगे। तो ये हमारा सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इस साल जहां जो भी क्वेश्चन आया है वो सारा क्वेश्चन भी करवा दूंगा एडवांस मैथ का। जहां जहां जो जो क्वेश्चन आया है, तो एडवांस मैथ के जो भी क्वेश्चन आएगा आपका वो बना लोगे। आपका एडवांस मैथ का क्वेश्चन बस आप फॉर्मूला याद रख लो जितना मैंने करवाया है, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि आपका अभी उतना टफ लेवल का नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी तो आपका जो है स्टार्ट ही हुआ है आना एडवांस मैथ। ठीक है ना? चलिए, अब किसी का कोई पर्सनल कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो। है किसी का कोई क्वेश्चन? वो आता है ना सर, a plus b equal to 5, ab plus bc equal to 4 ऐसे, वो सब करने वाली था। क्वेश्चन है आपके पास? हाँ सर, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बताइए? 133 a plus b plus c equal to 5। कहाँ है क्वेश्चन? मेरे को भेजो ना, व्हाट्सएप पे भेजो। वो तो मैंने जो सॉल्यूशन पेपर बनाया होगा लास्ट ईयर का उसमें भी करवाया होगा। आपको मिला नहीं उसमें वो क्वेश्चन? मिला सर, लेकिन समझ नहीं पाया। कौन सा क्वेश्चन है? एक बार मेरे को क्वेश्चन, मुझे याद तो है नहीं। आपके पास है अभी वो क्वेश्चन? भेज रहा हूँ सर। भेजो। भेज। सर भेज दिए। भेज दिए?
चेक करता हूँ मैं। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला पे बेस्ड है अलजेब्रा का, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला इसने, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, भी कौन आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5। इसके बाद इसने हमसे बोला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 4। उसके बाद इसने हमसे बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा, ये इसने हमसे बोला, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, अलजेब्रा का, और वो फॉर्मूला है आपका कि यदि हमसे कभी भी लिख क्यों नहीं रहा है, इसका निब बदल दिया करो ना क्लास लेने से पहले। हाँ चल रहा, रुको। हाँ तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी का एक दूसरा फॉर्मूला और होता है, वो होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। देखो a प्लस बी प्लस सी तो गिवन है, और क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें दो फॉर्मूले लगाने पड़ जाएंगे। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। बोलिए बात समझ में आया क्या। और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये 4 दूना 8 इधर माइनस में आ जाएगा, तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा, 25 माइनस 8। तो 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 25 में से 5 गया 20, 20 में से 3 गया 17, ठीक है। तो हमें पता चल गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इस वाले फॉर्मूले में रख दो, आपको ये पता है कि 5 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आपको पता है कि 17 है, माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या बच जाएगा अंदर में, माइनस कॉमन ले लोगे इसमें से तो प्लस प्लस हो जाएगा, और ये भी पता है आपको कितना है, 4, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो तो 5 यहां पे और यहां पे 17 माइनस 4, तो 5 और 17 में से 4 गया तो 13, 13 पंजे 65 है क्या ऑप्शन में, देखो तो कहां गया क्वेश्चन, 65। क्लियर हुआ। ऊपर में जो a प्लस बी प्लस सी लिखे हैं, हाँ के बाद वो फॉर्मूला का थोड़ा किसका फॉर्मूला था, देखिए ये जो है ना, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये
अरे यार इसका निब क्यों नहीं चेंज करते हो तुम लोग। हाँ, ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, इसका दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। ठीक है, तो हमने ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया इसमें। तो हमने क्या देखा कि यार मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। फिर इस वाले फॉर्मूले से मैं निकाल के ले आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और पुट कर दिया। इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 17, और ये जो माइनस 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 था सब माइनस कॉमन ले लिया, तो बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो कि 4 था। तो 17 माइनस 4 आ गया 13, और यहाँ 5, 13 पंजे 65। अभी क्लियर हुआ? यस सर, पूरा क्लियर हुआ। चलिए सर एक और भेजे हैं, सब देखें ना, द्विघात समीकरण वाला। ठीक है। हाँ, तो देखो ये द्विघात समीकरण आपने पढ़ा है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है क्या? अल्फा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सर ये नहीं पता सर, आप नहीं पता ना, तो मैं ना आपको ये पढ़ाऊंगा चैप्टर, ठीक है ना, द्विघात समीकरण तब आएगा। ऐसे अभी आपको यही नहीं पता चल रहा होगा कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है ना, दो मूलों का योग क्या होता है। ठीक है, ये एक्चुअली सब देखो सुनो, ये जो चैप्टर है ना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे में है ही नहीं, इवन ये सीजीएल में भी नहीं है, लेकिन अब इसने डाल दिया एक्स्ट्रा, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन। तो इसमें क्या है ना, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। अब एक बात और सुनो, मान लो कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो लीक से हटके आ गया। मान लो कोई एक क्वेश्चन आ गया आपका, आ गया, सपोज कर लो कि डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आ गया, तो आप पूरा डिफरेंशिएशन थोड़ा पढ़ने लग जाओगे, उस क्वेश्चन को लात मार दो। बाकी 49 क्वेश्चन तो करो जो आपके सिलेबस का है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, वैसे द्विघात समीकरण का ये मैं करवा दूंगा, सम ऑफ अल्फा प्लस, देखो सर अब वो पेन ड्राइव में जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह है, तो उसमें मतलब सिंप्लीफिकेशन पेन ड्राइव वाले में मतलब मिल ही नहीं रहा। सिंप्लीफिकेशन पेन ड्राइव में आपको नहीं मिल रहा है? नो सर। ओहो, सो सॉरी। क्यों नहीं मिल रहा है? हमने तो डाला हुआ है। आपने कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर दिया? ना सर, एकदम नहीं, हम तो इसके खिलाफ है बल्कि। तो होना चाहिए था। देखो ये होता है, अच्छा बताना है अभी, ये होता है एक नहीं सर, मत बताइए, दिमाग खराब है। हाँ ठीक है। सिंप्लीफिकेशन यदि आपके पास नहीं है तो मैं ग्रुप में आपके भेज दूंगा, वहां से कर लेना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन वैसे तो मैंने डाला हुआ है, सारे पेन ड्राइव में तो डाला हुआ है, लेकिन आपके में यदि नहीं है मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो सर और वो 200 क्वेश्चन का जो सर बता रहे थे आप, ये कंट्रोल वाला बना के पीडीएफ देंगे। पीडीएफ उसका पॉसिबल नहीं है भेजना, वीडियो में जो करवाएंगे वो भेज देंगे। तो वीडियो में अभी कितना क्वेश्चन तो करवाया था ना, उसके आगे जो करेंगे उसका वीडियो ही मिल पाएगा, पीडीएफ बनना उसका हो नहीं पाएगा। वन नोट से पीडीएफ में कन्वर्ट होना दिक्कत होता नहीं है, ठीक है ना। उसको डिस्कस कर लेंगे आगे, जो बाकी सारे क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन किसी का? देखो एक चीज ना इसमें से ध्यान रखना कि कभी भी कोई एक आध क्वेश्चन लीक से हटके आ जाए तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, पूरा चैप्टर मत पढ़ने के लिए बैठ जाना। पता चला एक बार आया उसके बाद कभी आया नहीं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया था 2018 में, उसके ऊपर आपका रेस के ऊपर, उसके बाद रेस का क्वेश्चन कभी नहीं आया। और जो स्टूडेंट पूरा रेस पढ़ने लग गया कि रेस का पूरा चैप्टर ही पढ़ के जाऊंगा, ठीक है, तो ऐसे तो मान लो किसी चैप्टर में से भी दे सकता है आपको, ठीक है ना। तो इसीलिए जो चैप्टर रेगुलर हैं आप उनको ठीक करके जाओ। एक दो क्वेश्चन इधर उधर से कहीं से दे देगा, ठीक है ना। मान लो सर्कल के सेंटर के इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन दे दे, तो भाई हम लोग 11th क्लास की चीज है वो, हमने किसी भी कोई भी नहीं पढ़ता है वो इधर उधर। तो किसी भी मान लो सीपीओ का कोई प्रिपेयर करता है, सीजीएल का कोई भी नहीं पढ़ता उसको। अब मान लो एग्जामिनर ने दे ही दिया तो कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन तो सम्मान आपको देना पड़ेगा ना एग्जामिनर को, ठीक है ना। आप ये सोचो कि
कि भाई मुझे 50 में से 40 क्वेश्चन तो एकदम सही करना है, तो 100%, यदि 40 क्वेश्चन आपने सभी सब्जेक्ट का सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप प्रिपरेशन अपना करते रहो, जो सिलेबस हमेशा आता है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें जो फिक्स हैं उनके ऊपर कमांड बनाओ। सर इंग्लिश का भी क्लास लीजिए। इंग्लिश का तो लगभग सारा सब कुछ करवा दिया था, फिर से करवा देंगे यदि कोई कुछ जो भी है। एक नरेशन का करवा देंगे फिर से, और एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन फिर से करवा देंगे। ठीक है ना, और आपके पास यदि नहीं है तो सारे क्लासेस मैं फिर से एक ग्रुप में सेंड कर दूंगा जो ऑलरेडी इंग्लिश का करवा दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, एक दो डाउट क्लासेस भी ले लेंगे और कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, चलिए ओके बाय, गुड नाइट।